हेलो बच्चों। आज हम अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, साझेदारी फर्मों का लेखांकन। बच्चों, तुम लोग जानते ही हो कि साझेदारी किसे कहते हैं। ये हम बीएसटी में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ये भी व्यावसायिक क्रियाओं का एक क्रिया है, साझेदारी। इसमें ये दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करने का निश्चय करते हैं और आपस में अनुबंध करते हैं। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट करते हैं कि हम मिलकर व्यापार करेंगे और जो भी व्यापार में लाभ या हानि हो हम मिलकर उसको वहन करेंगे। और जितनी भी पूंजी की ज़रूरत होगी व्यापार में, हम उस पूंजी को लाएंगे। तो इस तरह से साझेदारी व्यापार प्रारंभ होता है। तो जैसे जैसे साझेदारी व्यापार आगे बढ़ता है तो उसमें जितने भी लेन देन होते हैं या जितनी खरीद बिक्री हो रही है वो सबका लेखा जोखा रखा जाता है और इन सब आंकड़ों को, इन सब सूचनाओं को एकत्र करके जिस खाते में रखा जाता है वो बहुत सारे अलग अलग खाते होते हैं। तो इस खातों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साझेदारी फर्म का लेखांकन में हम थोड़ा सा थ्योरी में जाएंगे, जैसे साझेदारी क्या होता है, उसके बाद जितने साझेदार होते हैं उसके क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारी चीज़ हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ लिया है। उसके बाद एक नया चीज़ इसमें हम देख रहे हैं कि साझेदारी संलेख। हालांकि ये नया नहीं है, ये भी तुम पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको बता दें कि साझेदारी संलेख मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। जब दो या अधिक साझेदार आपस में साझेदारी या व्यापार करने की सोचते हैं तो वो अपने इस आगे कैसे हम व्यापार करेंगे इसको लिखित तौर पर एक विवरण तैयार किया जाता है जिसमें सभी साझेदारों का हस्ताक्षर होता है और इस लिखित विवरण को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब इस संलेख में किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे लाइन से दी हुई है। जैसे सबसे पहले देख रहे हो कि इसमें दिया हुआ है फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय, मतलब जो साझेदारी फर्म ये स्थापित करने जा रहे हैं उसका मुख्य जो व्यवसाय क्या व्यवसाय ये करेंगे, ठीक है, उसके बारे में विवरण होता है। फिर जितने साझेदार होंगे उनके नाम पते होते हैं और फिर वो कितनी पूंजी लगा रहे हैं उसका विवरण होता है। फिर पूंजी पर उनको कितने % ब्याज मिलेगा उसका विवरण रहता है। उसके बाद लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा उसके बारे में होता है। फिर साझेदार को भी कई बार वेतन दिया जाता है या कमीशन मिलता है तो उसका विवरण भी होता है। तो और उसके जितने कर्तव्य दायित्व है उसका भी विवरण इस साझेदारी संलेख में होता है। तो इस तरह से बहुत सारी और बातें हैं साझेदारी संलेख के साझेदार व्यापार के लिए, जैसे कि साझेदार मतलब कोई नए साझेदार अगर जुड़ना चाहते हैं उससे, या फिर कोई पार्टनर जो है, साझेदार जो है वो अब आगे और व्यापार साथ में नहीं करना चाहते हैं तो वो हटना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या प्रावधान है। फिर कोई पार्टनर अगर की मृत्यु हो जाती है बीच में तो उसके बारे में क्या प्रावधान है, ये सारे चीज़ साझेदारी संलेख में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन में जो खाते हम बनाएंगे, जैसे साझेदारी पूंजी खाता होगा, जैसे कैपिटल अकाउंट एक होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं। फिर लाभानी खाता हमको बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो साझेदारी फर्म के लिए एक अलग फिर खाता होता है, लाभ हानि समायोजन खाता उसे कहते हैं, ये भी बनाया जाएगा। तो उन खातों में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो चीज़ को देख लेना है थोड़ा। जैसे हम बात किए थे कि साझेदारों को कुछ वेतन भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, तो उस तरह से हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख में दिया रहेगा कि साझेदार को वेतन देना है या नहीं देना है।
ठीक है। उसके बाद में अब लाभ का विभाजन ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो किस अनुपात में करेंगे उसका विवरण होता है। फिर पूंजी जिसने लगाए हैं वो पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, कितने %। फिर कई बार होता है कि साझेदारों को ऋण भी लेना पड़ता है अपने किसी कार्य के लिए। अगर वो ऋण लेते हैं साझेदार अपने, तो वो ऋण पर कितना ब्याज उनको % ब्याज लगेगा उसका विवरण होता है। फिर कई बार साझेदार क्या होता है कि अपना जो पूंजी व्यापार का है उसमें से कुछ अपने निजी खर्च के लिए निकालते हैं पैसा, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उस ड्राइंग्स अगर कोई साझेदार करता है तो उस पर भी उसको ब्याज देना पड़ता है, तो कितना % ब्याज लगेगा ये सारा विवरण हम देखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि साझेदारी जो संलेख है अगर उसमें इन सब बातों का कोई भी विवरण अगर नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को जाएगा, अगर साझेदारी संलेख में इसका कोई इसमें उल्लेख नहीं है तो उन्हें वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में अगर कुछ नहीं कह रहा है कि कितना अनुपात में लाभ हानि को बांटना है, तो उस स्थिति में बराबर बटेगा, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है तो बराबर बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के लिए भी अगर कोई विवरण नहीं दिया है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान तभी होता है जब लाभ होता है साझेदारी फर्म को। अगर मान लो किसी हानि हो गई तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर कोई ऋण लिया है किसी साझेदार ने तो वो ऋण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं। तो अगर साझेदारी संलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कितना % ब्याज लिया जाना है साझेदार से, तो उस स्थिति में पूंजी पर लोन पर, मतलब ऋण पर ब्याज लेकिन उनको देना आवश्यक है, इसलिए वो 6% की वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज साझेदार देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स की जहाँ तक बात है कि आहरण पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, तो अगर उल्लेख नहीं है साझेदारी संलेख में इसका तो आहरण पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोविज़न या प्रावधान हैं जो हम, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो हम किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। उसके बाद दूसरी बात है, एक भारतीय जो साझेदारी फर्म है वो कुछ गाइडलाइंस या प्रावधान वो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत वो चलते हैं। तो हमारा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932, उसके प्रावधान के अनुसार वो अपना काम करते हैं। जैसे उसमें है कि सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। मान लो 2 साझेदार व्यापार कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति भी साझेदार बनना चाहता है और उनके साथ व्यापार करना चाहता है, तो अगर ऐसा भारतीय साझेदारी अधिनियम का प्रावधान है कि बिना बाकी साझेदारों के सहमति के कोई नया साझेदार प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद है, प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं। मतलब सभी जितने 3 साझेदार हैं मान लो, तो तीनों को पूरा राइट है, उनका पूरा अधिकार और कर्तव्य है कि वो जो भी काम साझेदारी का हो रहा है उसमें वो अपना भागीदारी दें। उसके बाद प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। जो भी काम हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो सबकी जानकारी सभी साझेदार को होनी जरूरी है। अगर कोई नाबालिग साझेदार है, यद्यपि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता है, फिर भी सभी साझेदारों की सहमति से उसे फर्म के लाभों में हिस्सा दिया जाना है। मतलब तो अगर कोई साझेदार जो है वो नाबालिग है, ऐसे तो नाबालिग साझेदार को नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो वो सभी साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा लेने का अधिकारी होता है। सभी साझेदारी की सहमति से अथवा साझेदारों के मध्य व्यक्त समझौते के अनुसार एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता। मान लो कि 3 साझेदार है और उसमें से एक साझेदार हटना चाह रहा है, आगे उनके साथ व्यापार नहीं करना चाह रहा है, तो वो सभी साझेदारों की सहमति से वो बाहर
निकल सकता है, हट सकता है व्यापार से। यदि कोई विपरीत अनुबंध न हो तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म विघटित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो 2 साझेदार हैं और एक साझेदार की मृत्यु हो गई है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो साझेदारी व्यापार तो खत्म हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति से साझेदारी व्यापार हो नहीं सकता है। तो उस स्थिति में फर्म खत्म हो जाएगा, उसी को विघटन बोलते हैं, फर्म का विघटन बोलते हैं। उसके बाद आगे हम जो देख रहे हैं वो अब हमको देखना है कि कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें साझेदारी फर्म में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान देखना है कि साझेदारी फर्म में पूंजी खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और पूंजी खाता यहाँ पे 2 प्रकार से होता है, एक अस्थाई या परिवर्तनशील बोलते हैं जिसको फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा स्थाई या स्थिर फिक्स्ड। मतलब अगर उसकी पूंजी अस्थाई या परिवर्तनशील प्रकृति की है तो उसको फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे, और जो अगर स्थाई है वो फिक्स्ड बोलेंगे। तो अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो फ्लक्चुएटिंग है, उस स्थिति में हम एक खाता बनाएंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और अगर पूंजी फिक्स है मान लो, तो उस स्थिति में 2 अकाउंट बनेगा पार्टनर का, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा ही और साथ में एक चालू खाता बनेगा जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमको देखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अलग अलग स्थिति में हैं। तो हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले वैसे ही कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर्स का है, फिर अमाउंट है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर अमाउंट है। तो एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में तुम देखो सबसे पहले शुरुआत होती है टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है जो भी पूंजी का अगर कोई बैलेंस दिया हुआ है हमको, तो डेबिट बैलेंस अगर लिखा है तो हम डेबिट साइड उतारेंगे। और अक्सर हम देखते हैं कि पूंजी में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम उसको बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में उतारेंगे। तो वो क्वेश्चन में जैसा दिया हमको वैसे करना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्रेडिट ही मानेंगे और उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा है हम देखते हैं कि डेबिट साइड में देखो 2 ड्राइंग्स दिया हुआ है, अगर कोई ड्राइंग किया है तो। उसके बाद अगर कोई साझेदार कैपिटल अपनी पूंजी में से कुछ निकाल रहा है तो वो हो जाएगा टू कैश या बैंक से वो निकालेगा, तो टू कैश या बैंक रहेगा। फिर पूंजी अगर आहरण किया है तो आहरण पर जो ब्याज होता है वो भी डेबिट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। और उसके बाद में 2 PL एप्रोप्रिएशन इसको बताया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में हम लेंगे सबसे पहले बैलेंस बीटी, जो कैपिटल पूंजी का जो बैलेंस होगा वो लेंगे। उसके बाद अगर कोई एडिशनल मतलब कैश लगा रहा है, कोई पूंजी लेकर आ रहा है अपने साथ, तो वो पूंजी को हम बाई कैश या बैंक करके दिखाएंगे। और अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल को भी बाई कैश या बैंक करके दिखाते हैं। और उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा उसको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दिखाएंगे। अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है तो उसको बाय सैलरी या बाय कमीशन करके हम दिखाते हैं। उसके बाद बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको बताया जाएगा। PL एप्रोप्रिए अभी बताए हैं, जैसे लाभ हानि समायोजन खाता एक बनता है, तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, अगर लॉस है तो उसको डेबिट में दिखाएंगे। इस तरह से हम ये सारा जो मदे हैं उनको हम यहाँ पे उतार लेते हैं और दोनों का बैलेंस करते हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम टू बैलेंस CD करके दिखाते हैं। ठीक है, और मान लो अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गया, क्रेडिट साइड कम आ गया, तो फिर हम उसको बाय बैलेंस CD करके दिखाएंगे। लेकिन अक्सर क्रेडिट बैलेंस ही आता है उसका, इसीलिए हम बाय बैलेंस टू बैलेंस CD करके ही बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बताए थे कि फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, लेकिन अगर पूंजी स्थिर है, फिक्स है, तो उसमें 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट जब अगर पूंजी फिक्स है और उस स्थिति में कैपिटल और करंट दोनों बनेगा, तो उस स्थिति में जो कैपिटल अकाउंट है, अभी जो हमने कैपिटल अकाउंट देखा है, वो सारी मदों को हमको करंट अकाउंट में दिखाना है, केवल पूंजी को छोड़कर।
ठीक है, केवल पूंजी को छोड़कर। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर दो अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पूंजी को दिखाएंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ से हम क्रेडिट से शुरू करते हैं, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी कैपिटल और उनके पास में जो लगाए हैं कैपिटल, वो है बाय कैश या बैंक करके दिखाएंगे यहाँ पे। और फिर अगर अतिरिक्त पूंजी है तो उसको बाय कैश बैंक करके एडिशनल कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो कि डेबिट साइड में अगर वो कोई पूंजी निकाल ले रहे हैं तो वो कैश विड्रॉल टू कैश करके दिखाएंगे, और दोनों का बैलेंस शीट होता है। और बाकी जितनी मदों के हमने जिक्र किए थे वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। सबसे पहले अगर करंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस है तो बैलेंस BD करके हम दिखाएंगे क्रेडिट में। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, ये सारे को हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद डेबिट में भी वही है कि टू बैलेंस BD। उसके बाद ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और इस तरह दोनों का बैलेंस हम बैलेंस CD करके दिखाएंगे। तो इस तरह से करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आज इतना ही, उसके बाद आगे का वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।